ये कंप्लीटली मदद खा हूँ टेक्निकल बुनियादों पे। जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा था वो डिसरप्ट हुआ। तो जहां पे हमने खत्म किया था इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे, जो कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट है, एक डाइवर्सिटी है और दूसरा है इंटरसेक्शनैलिटी। हम उससे स्टार्ट करते हैं ताकि हम जो चीज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू कर पाए। तो मैं बात कर रहा था कि सेकंड थर्ड वेव ऑफ जो फेमिनिज्म है उसमें बात हो रही थी डाइवर्सिटी की, कि खवातीन जो दुनिया की हैं वो भी एक जैसी नहीं है, वो डाइवर्स हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज है एक बंदे की। इसी तरह इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदे के डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट ट्रेट्स हैं, एक बंदे के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एक बंदे के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जितनी वैल्यूज होंगी, जितने डायमेंशंस होंगे, उन उन वैल्यूज, उन उन डायमेंशन की बुनियाद पे एक ही वक्त में बंदे के साथ डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक खातून है, वो देहात से ताल्लुक रखती है, गरीब है और खातून है। अब उसके साथ तीन बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। एक ये है कि वो उसका जेंडर की बुनियाद पे कि वो खातून है। दूसरा, वो गरीब है यानी कि पॉवर्टी की बुनियाद पे, इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद पे। तीसरा, उसकी लोकेशन की बुनियाद पे कि वो देहात से ताल्लुक रखती है। साफ जर है, हमारे सोसाइटी में अगर आप देखें तो जो शहरी औरतें होती हैं उनको समझा जाता है कि ये एलीट क्लास होंगी, ज्यादा महजिब होंगी, सिविलाइज्ड होंगी। और अगर जो औरत मजबूत हो, हर खदीजा राजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह, तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी मालदार है, उससे लोग शादी करना भी पसंद करते हैं। इसी तरह जो जेंडर है, जेंडर की बुनियाद पर अगर कोई मर्द है तो लोग, मर्द को जो हमारे माशरे में इज्जत दी जाती है। और एक अगर खातून गरीब है तो साफ जरा औरत को, एक औरत होना, फिर गरीब होना, फिर देहात से तल्लुक रखना, अब तीन बुनियादों पर इंसान के साथ, एक औरत के साथ उसको एक ही वक्त में, औरत एक ही है, उसको तीन बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, के डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट वैल्यूज मिलके भी इंसान की, वैसे तो अब एक औरत की पहचान क्या है जो देहात से तरफ रखती है, कि वो औरत है, पहले जेंडर है, फिर वो देहात से तरफ रखती है यानी कि उसकी लोकेशन, फिर वो गरीब है, इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये तीन बेसिकली डायमेंशन सेक्शंस मिलके उसकी, उस औरत की पहचान बन रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी बन रहे हैं। अब उसकी आइडेंटिटी भी डाइवर्स है और उसकी उसकी उस डाइवर्स आइडेंटिटी की बुनियाद पे जो डाइवर्स उसके पहलू हैं पर्सनालिटी के, उसको डिफरेंट किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को अगर हम दोबारा देख लें कि इसका फोकस किस चीज पे था, डाइवर्सिटी पे, कि दुनिया की तमाम खवातीन एक जैसी नहीं है, डाइवर्स हैं। दूसरा, मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं और खवातीन की, कि खातून घर में माँ है, कहीं पे वो बेटी है, कहीं पे टीचर है, कहीं पे एम्प्लॉई है, कहीं पे वो दादी है, कहीं पे वो नानी है, कहीं पे वो मुस्लिम है, कहीं पे वो गरीब है, कहीं पे वो अमीर है। इस तरह मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं औरत की। जैसे मैं घर से बाहर मुलाजिम हूँ, घर से घर में भाई हूँ, कहीं पे हो सकता है मैं वालिद हूँगा, कहीं पे मैं बेटा हूँगा, कहीं पे दोस्त हूँगा, कहीं पे किसी का दुश्मन हूँगा, कहीं पे किसी के शागिर्द, कहीं पे किसी आप लोगों का टीचर हूँ। तो दिस ये मल्टीपल आइडेंटिटीज है। खवातीन की भी इस तरह मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती हैं, एक ही औरत की मल्टीपल आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं, और मुख्तलिफ औरतों की जो दुनिया में है उनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज हो सकती हैं। इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और इस थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का फोकस था कि खवातीन की एम्पावरमेंट पे काम किया जाए। ये तो वैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तमाम वेव का एक ही कॉन्सेप्ट है। एम्पावरमेंट पे काम तो कर ही रही है खवातीन के, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं। और मिनारिटी वॉइसेस को, जो मिनारिटी जो तादाद में कम थी, उन उन खवातीन की आवाजें भी थर्ड वेव ने शामिल की हैं अंदर। और मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए खवातीन के राइट्स पे काम करना, जिसको हम डिजिटल एक्टिविज्म कहते हैं, थ्रू सोशल मीडिया अवेयरनेस, ये भी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का फीचर है। मिसाल के तौर पे, अगर एक फीमेल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और एक फीमेल जो है वो देहात में काम करती है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो उनकी डिफरेंट रियलिटीज हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। तो उनको डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस का सामना होगा, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा, लिहाजा उनका सोल्यूशन भी डिफरेंट होना चाहिए। ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का मेन एजेंडा था। अब हम थर्ड तीनों वेव्स को कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने बात की कि खवातीन को वोटिंग राइट्स हो, उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, उनको एजुकेशनल राइट्स हो, और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, यानी कि वो पॉलिटिकल स्फीयर में काम करें, डेमोक्रेसी में वो आने चाहिए, गवर्नेंस में आने चाहिए। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने कहा कि खवातीन को सोशली इक्वालिटी हो, वर्क प्लेस राइट्स हो, वर्क प्लेस राइट्स हो, कि खवातीन अगर वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं तो उनको
और हरेसमेंट का सामना ना हो, डिस्क्रिमिनेशन का राइट, उनके उनको उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, और उनको राइट हासिल होना चाहिए कि वो अपनी बच्चे पैदा करें ना करें, कितने करने हैं, कब करने हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के मेन थीम से। और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, जैसे मैंने कहा कि एक औरतें डिफरेंट हैं, वो डाइवर्स हैं, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट उनकी आइडेंटिटीज हैं। तो एक औरत डिफरेंट उसके पहलू हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको डिफरेंट किस्म की एक औरत डिफरेंट वैल्यूज का मजमूआ है, इसको भी हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। और अगर एक औरत डिफरेंट पहलुओं का, डायमेंशंस का, वैल्यूज का अगर मजमूआ है, तो उसको डिफरेंट पहलुओं की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये भी इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। और इंक्लूजन के खवातीन को, चाहे वो मिनॉरिटीज भी हैं, उनको इंक्लूड करें, स्ट्रीमलाइन करें। और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर यानी कि एक औरत है अमेरिका के अंदर रहती है, एक औरत है पाकिस्तान के अंदर देहात में रहती है, तो उनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट है, सोशल और इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंटल रियलिटीज हैं वो डिफरेंट है, और उनको मल्टीपल चैलेंजेस, डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है, और उनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट। अब हम आ जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन की वुमेन के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस थी, उनमें सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी मैक्सिको की सिटी में 1975 में। ये पहली वुमेन कॉन्फ्रेंस है जो खवातीन के राइट्स पे इसने काम किया। और 1975 को खवातीन का साल भी कहा जाता है, इंटरनेशनल वेमेन ईयर। यानी कि खवातीन का जो आलमी साल है उसको 1975 को साल को कहा जाता है। तो 1975 में पहली खवातीन की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई अमेरिका के सिटी मैक्सिको में। और इसके अंदर फोकस वही था कि विमेन को मेल के बराबर इक्वालिटी दी जाए, विमेन को मर्दों की तरह डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनकी उनके वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं। और खवातीन को का भी पीस का ख्याल रखा जाए, वो भी पीस, उनको भी पीस दिया जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है, इसने ग्लोबल एजेंडा के ऊपर वुमेन राइट्स पे बात किया। उसके बाद दूसरी जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क का दारुल हुकूमत है बस दरअसल कोपेनहेगन। तो ये 5 साल बाद हुई 1980 में। और इसने देखा कि मेक्सिको जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे लेकर 1980 तक खवातीन को कौन सी कोई अचीवमेंट्स मिली हैं या कौन से राइट्स मिले हैं। तो इसके जो फोकस एरियाज थे कि खवातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, खवातीन को हेल्थ अपॉर्चुनिटीज हो, खवातीन को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हो। तो 1980 में कोपेनहेगन की जो कॉन्फ्रेंस थी वुमेन की, उसने एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ पे बात की। और ये खवातीन की दूसरी कॉन्फ्रेंस थी जो यूएन ने मुनक्किद की। तीसरी कॉन्फ्रेंस जो यूएन ने मुनक्किद की वो थी नैरोबी में। नैरोबी कीनिया का दारुल हुकूमत है। कीनिया वही जहाँ की चाय मशहूर है। कीनिया को सिटी ऑफ, नैरोबी को सिटी ऑफ ग्रीन सिटी अंडर द सन कहा जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, वहां पे सब्जियां उगाई जाती हैं, फल फ्रूट्स उगाए जाते हैं, और वहाँ दरख्त बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है, वेज एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज्यादा है। तो कीनिया की वैसे चाय भी मशहूर है। तो नैरोबी कीनिया के दारुल हुकूमत है, जहाँ पे पहले 1975 में मैक्सिको सिटी में, 1980 में कोपेनहेगन डेनमार्क की सिटी दारुल हुकूमत में, 1980 में। और तीसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई यूएन की वो नैरोबी कीनिया का जो दारुल हुकूमत है वहां पे 1985 में। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हो रहे थे, जियाउल हक का दौर चल रहा था। और इस तीसरी जो कॉन्फ्रेंस है इसमें भी खवातीन के राइट्स पे आवाज उठाई गई। और इसमें नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज दी गई कि खवातीन को कैसे उनकी इंपावरमेंट पे काम किया जाए। कुछ स्ट्रेटजीज इस कॉन्फ्रेंस में सामने आई, उनको नाम दिया गया नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज, यानी प्रोएक्टिवली। उसके बाद 10 साल के वक्फे के बाद, 1985 के बाद, बीजिंग जो चाइना का दारुल हुकूमत है, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। और ये भी यूएन की तरफ से एक वुमेन कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट पे आवाज उठाई गई, विमेन के राइट्स के ऊपर आवाज उठाई गई। तो यूं 1975 जो खवातीन का आलमी साल है, इंटरनेशनल वुमेन ईयर है, 1975 में मैक्सिको में, 1980 में कोपेनहेगन जो डेनमार्क का दारुलहुकूमत है, और 1985 में नैरोबी जो कीनिया का दारुलहुकूमत है, और 1995 में बीजिंग में चाइना के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। ये 4 कॉन्फ्रेंसेस अमेरिका यूएन की तरफ से हुई। तो इनके आउटकम्स क्या है इस जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई? इसमें बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एक मुतारिफ करवाया गया, जिसने कुछ क्रिटिकल एरियाज मुतारिफ करवाए, आइडेंटिफाई किए, जिनके ऊपर खवातीन के राइट्स के ऊपर काम किया गया। लाइक एजुकेशन, हेल्थ, औरतों को पॉवर्टी से निकालें, वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खत्म किया जाए, वुमेन की इकोनॉमी पे फोकस किया जाए, वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और वुमेन के ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया जाए। ये तकरीबन काफी सारे 10-12 एरियाज थे, जिसमें से मैंने 7-8 एरियाज लिखे हैं। तो ये बीजिंग कॉन्फ्रेंस क्यों अहम है? क्योंकि इसने खवातीन के सिर्फ हकूक पे ही बात नहीं की, बल्कि इसने बाकी जो जेंडर, इसने शिफ्ट जो जो इसने शिफ्ट कर दिया फोकस को। पहले सिर्फ खवातीन के राइट्स पे बात हो रही थी, इसने जेंडर इक्वालिटी के कंसर्न को लेके आई। जेंडर इक्वालिटी में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी आ जाते हैं। तो बीजिंग कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम है कि 1995 में जो कॉन्फ्रेंस अमेरिका चाइना के अंदर हुई, इसने खवातीन जो जो राइट्स हैं उसका फोकस विमेन से किधर कर दिया, जेंडर की तरफ कर दिया। तो ये बेसिकली 4 कॉन्फ्रेंसेज हैं 1975,
1980, 1985 और 1995। पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो है, अगर 1947 की बात की जाए, तो खवातीन ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया। और खवातीन ने उस वक्त पाकिस्तान बनने के साथ ही अपने लिए एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, और लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि हमें भी कोई लीगल गारंटीज हों, हमें भी इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए मर्दों की तरह। तो ये खवातीन ने अर्ली डेवलपमेंट शुरू कर दी थी, डिमांड शुरू कर दी थी। फिर आल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन 1949 में जब करारदाद मकासद मंजूर की गई, तो 1949 में आल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन एपवा ये कायम की गई। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि वेमेन की एजुकेशन, वेमेन की वेलफेयर सर्विसेज मुतारफ करवाई जाए, वेमेन की स्किल अपलिफ्टमेंट या स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, उनको डिफरेंट स्किल सिखाई जाए जैसा कि आजकल टाटा स्कार है, और उनको उनको सोशली अपलिफ्ट किया जाए। ये एपवा आल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन एपवा 1949 में मुतारफ करवाई गई एक तहरीक कह लें या तंजीम कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें। इसने खवातीन की एजुकेशन, उनके लिए वेलफेयर सर्विसेज, उनकी स्किल डेवलपमेंट और उनकी सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर आवाज उठाई। उसके बाद 1981 में, ये 1949 में अफवाह थी, 1981 में ये जियाउल हक की उस टाइम हुकूमत थी, उस टाइम वेमेन एक्शन फोरम बनाया गया। और इसका बैकग्राउंड जरा देखें कि उस टाइम जो खवातीन हैं, उनको डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन का सामना था, जिनके तासुबात, प्रेजुडिसेस उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा थे। तो फोकस किया गया कि उनके उनको भी मर्दों की तरह इक्वालिटी बिफोर लॉ, उनके ह्यूमन राइट्स पे काम किया जाए, और उनको डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हों। जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी है, उनको भी डेमोक्रेटिक राइट, उनकी बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको उनको भी, उनकी भी सुरक्षा, हिफाजत, प्रोटेक्शन, और उनको भी इंश्योर किया जाए। तो ये 1981 में वेमेन एक्शन फोरम WAF मुतारफ करवाया गया 1981 में। और यहीं से आप कह सकते हैं कि जो जो वुमेन एक्शन फोरम है, वो पाकिस्तान की खवातीन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो फेमिनिस्ट की जो मूवमेंट थी, उसका एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ विमेन एक्शन फोरम। उसके बाद औरत फाउंडेशन मुतारफ करवाई गई 1986 में। 1949 में एप्वा आल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन, 1949 में जब जब करारदाद मकासद मंजूर हुई, उस वक्त अल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन। 1981 के अंदर वेमेन एक्शन फोरम, और 1986 में औरत फाउंडेशन मुतारफ करवाई गई। इसने कंट्रीब्यूशन क्या की कि इसने वुमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया, इसने वुमेन की लीगल अवेयरनेस के ऊपर बात की, अभी भी काम कर रही है। और जेंडर इक्वालिटी कंपेन जिसने मुतारफ करवाई, अब भी कर रही है, और लीडरशिप ट्रेनिंग दी औरतों को। तो ये औरत फाउंडेशन की कुछ अचीवमेंट्स हैं, 1986 में ये मुतारफ करवाई गई। उसके बाद आजकल जो भी फेमिनिस्ट एक्टिविज्म है, इनके खवातीन के जो जेंडर इक्वालिटी पे जो फोकस हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स मुतारफ करवाई जा रही हैं कि वेमेन को भी मैन के बराबर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इसी तरह एजुकेशन इनिशिएटिव्स मुतारफ करवाए जा रहे हैं खवातीन के लिए। ये रीसेंट फेमिनिस्ट एक्टिविज्म हो रहा है। तो ये जो जितने भी मूवमेंट्स हैं खवातीन के हवाले से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आई हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आप एपवा आया है, वेमेन एक्शन फोरम आया है, औरत फाउंडेशन आई है, तो इन सब का फोकस क्या था? इनका फोकस था कि खवातीन के खिलाफ वायलेंस ना हो, वर्क प्लेस पे खवातीन की के अगेंस्ट हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे उनको मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, वर्क प्लेस के ऊपर हैरेसमेंट भी ना हो, वेमेन की एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, इकोनॉमिक उनकी इंपावरमेंट पे काम किया जाए, और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। पाकिस्तान से अगर हम एग्जाम्पल लें, तो पाकिस्तान में अगर एक कोई देहाती एक लड़की है, अगर वो रूरल एरिया से है, अगर उसको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता, उसके भाई को पढ़ने दिया जाता है, तो अगर कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर, जो औरत फाउंडेशन है, वुमेन एक्शन फोरम है, जिस तरह ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन है, ये जो इदारे हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, उस औरत की, उस लड़की की जो देहात में रहती है, जिसके ऊपर तालीम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, उसके हक में आवाज उठाती है सोशल मीडिया, एक्स और इस तरीके से टिकटॉक और जो डिफरेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। इसको हम डिजिटल एक्टिविज्म भी कह सकते हैं फेमिनिज्म का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो इसने खवातीन को पॉलिटिकल राइट्स दिए, एजुकेशनल राइट्स दिए, इकोनॉमिक राइट्स दिए। जो इकोनॉमिक राइट्स इस सेंस में कि मेल और फीमेल की जो पे है उसमें वेज में फर्क नहीं होना चाहिए। लीगल राइट्स दिए कि उनकी इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन दिए, इसने इंश्योर किए औरतों के लिए। सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है औरतों के हवाले से। अगर हम पूरे आज के लेक्चर को कंक्लूड करें, तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने फोकस किया लीगल
और पॉलिटिकल राइट्स मीन राइट टू वोट, और लीगल का मतलब ये कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने फोकस किया कि औरतों के सोशल राइट्स भी होने चाहिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, कि मेल और फीमेल के दरमियान में कोई वेज गैप नहीं होना चाहिए। और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने फोकस किया डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर। और फिर यूएन की 4 कॉन्फ्रेंसेज हुई 1975, जिसको इंटरनेशनल वुमेन ईयर कहा जाता है, उसमें भी मेक्सिको में, 1980 में कोपनहेगन डेनमार्क में, तीसरी जो है वो नैरोबी में हुई जो कि कीनिया का दारुल हुकूमत है 1985 में, और चौथी जो है वो बीजिंग में हुई जो चाइना का दारुल हुकूमत है। तो यूं 1975, 1980, 1985, 1995 में यूएन की तरफ से 4 कॉन्फ्रेंसेस की गई। और फेमिनिस्ट मूवमेंट जो पाकिस्तान में है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन कायम हुई 1949 में, विमेन एक्शन फोरम बनाया गया 1981 में, और फिर औरत फाउंडेशन आई 1986 में। तो अगर हम देखें कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, तो प्राइमरी फोकस ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म किस चीज के ऊपर था? वोटिंग एंड, मैं इसको करेक्ट भी करता जाता हूँ, वोटिंग एंड लीगल राइट्स फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का फोकस था। जो सनिका फॉल्स कन्वेंशन था वो कब हुआ था? वो 1848 में हुआ था, और ये अगर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म देखा जाए तो वो यहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम देखें ये सनिका फॉल कन्वेंशन अमेरिका के अंदर एक मुल्क है, अमेरिका के अंदर एक सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो टाउन है वहां पे औरतों के ऊपर पहली कॉन्फ्रेंस की गई। कब? 1848 में। उसको हम कहते हैं सैनिक फॉल कन्वेंशन। वुमेन की सफरेज से मुराद है वुमेन के वोटिंग राइट्स बेसिकली। ये एमसीक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये किस वेव के साथ जुड़ा जाता है? सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ जुड़ा जाता है। उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिकेम ए मेजर इशू ड्यूरिंग सेकंड वेव, के औरतों वर्क प्लेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये बेसिकली है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर, जिसमें कहा गया कि इक्वल पे मिलनी चाहिए और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म किस चीज पर फोकस करती है? डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी और इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर। इसी तरह अगर हम बात करें इंटरसेक्शनैलिटी से क्या मुराद होता है, कि एक अगर मर्द या औरत है तो उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसको मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस जो औरतों के ऊपर की गई वो कहाँ की गई? मेक्सिको सिटी में। और वो किस साल की गई? आ, वो बेसिकली कहाँ कब की गई? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1975। इसी को इंटरनेशनल वुमेन ईयर भी कहा जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन ईयर वाज सेलिब्रेटेड इन, ये 1975, अभी मैंने जो बात की है। तो पहला जो पहली कॉन्फ्रेंस थी यूएन की वो भी 1975 में थी, और इसी को इंटरनेशनल वुमेन ईयर कहा जाता है। द बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो थी, जो आखिर पे हुई, सबसे आखिर पे हुई, वो 1995 में हुई। और उसी तरह अगर हम बात करें मेजर आउटकम ऑफ बीजिंग कॉन्फ्रेंस क्या था? बीजिंग कॉन्फ्रेंस का मेजर आउटकम ये था कि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये मुतारफ करवाया गया, जिसने कुछ रिकमेंडेशन दी कि खवातीन की इंपावरमेंट पे काम कैसे किया जाए। नैरोबी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? कब हुई थी? नैरोबी कॉन्फ्रेंस बेसिकली हुई थी 1985 में। दोबारा हम इसको देख लेते हैं कहीं ये जरा गलत तो नहीं है। नैरोबी कॉन्फ्रेंस जो है वो देखते हैं कि वो कब हुई थी। नैरोबी कॉन्फ्रेंस, जी नैरोबी कॉन्फ्रेंस 1985 में ही हुई थी बिल्कुल। 1975 में बीजिंग मेक्सिको कॉन्फ्रेंस थी, 1980 में कोपनहेगन थी, 1985 में ही बेसिकली ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक था। जो मुझे शक पड़ रहा था तो मैंने कहा कि इसको कंफर्म कर लूँ। तो जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस है, सॉरी नैरोबी कॉन्फ्रेंस है, वो कब मुतारिफ करवाई गई? 1985 में ही। जी, ये सॉरी ये बीजिंग कॉन्फ्रेंस है। और जो नैरोबी कॉन्फ्रेंस है वो बीजिंग, ये 1995 में ये आखिरी आखिरी कॉन्फ्रेंस है। और मेजर आउटकम ऑफ, दोबारा देख लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन ईयर 1975 में, 1980 में कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस थी, 1985 में नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई, और 1995 में हुई बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो आखिरी कॉन्फ्रेंस है जो चाइना में हुई। मेजर आउटकम ऑफ बीजिंग कॉन्फ्रेंस क्या था? बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। और नैरोबी कॉन्फ्रेंस कहाँ कब हुई? 1985 में। और एप्वा, ऑल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन, ये इससे बनता क्या है? उन्होंने कहा एप्वा से ऑल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन। और ये कब मुतारफ करवाएगी? ये मैं साल भी लिख देता हूँ। ये मुतारफ करवाएगी 1949, जब पाकिस्तान में करारदाद मकासद मुतारफ करवाई गई। एप्वास वाज एस्टेब्लिश, ये अभी हमने बात की है, ये 1949 में मुतारफ करवाई गई। उसके बाद वेमेन एक्शन फोरम, ये कब मुतारफ करवाया गया? 1981 में, जब ज़िया उल हक की हुकूमत थी। और उसके बाद औरत फाउंडेशन कब मुतारफ करवाई गई? 1986 में। ये हम सारे पढ़ के आ चुके हैं। विच कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस द नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज? तो साफ ज़ाहिर है ये नैरोबी कॉन्फ्रेंस ही थी।
और उसके बाद अगर हम देखें विच वेव ऑफ फेमिनिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, तो ये बेसिकली थर्ड वेव थी जिसका फोकस था डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनैलिटी। फेमिनिज्म प्राइमरली सीक्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, जो फेमिनिज्म का फोकस है वो जेंडर इक्वालिटी पे है। और आखिरी एमसीक्यूज है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड अ पायनियर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन थी औरतों के हवाले से, वो कब थी, वो कौन सी थी? ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। और ये कब मुतारिफ करवाई गई? 1949 में, जब पाकिस्तान में करारदाद मकासद मुतारिफ करवाई गई। तो ये 20 एमसीक्यूज हमने देखे, और हमने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव फेमिनिज्म देखी, पाकिस्तान में फेमिनिज्म की स्टडी देखी। जो हुए हैं, जो इदारे हैं, ऑल पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन 1949 में, और इस तरीके 1981 में वेमेन एक्शन फोरम, और फिर 1986 में औरत फाउंडेशन। और इसके अलावा हमने 4 यूएन कॉन्फ्रेंसेस देखी। 1975 में मेक्सिको में, इसी तरह 1980 में हमने देखा कोपनहेगन में, 1985 में देखा नैरोबी कीनिया में, और 1995 में देखा हमने बीजिंग कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से फिर हमने देखा कुछ एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी के लिए एक सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर देखना है। एक मैं पहले जो लिंक दूंगा उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने ओपन होगा एक पोस्टर, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। और व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेशन को एनरोल करने का फायदा ये होता है कि आपको मैं इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, आपको लेक्चर भी मिलते हैं, आपको सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक आपको व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल रहती है। आप आपके क्वेश्चन क्यूरीज को मैं एड्रेस करता रहता हूँ। साथ साथ आपको पीडीएफ की शक्ल में एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी दी जाती है, और आपके टेस्ट भी मुतारफ करवाऊंगा मैं, जो लोग मेरे एनरोल्ड मेंबर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये आप लेक्चर आपके यूजफुल साबित हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जाती राय से मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं अपने आने वाले लेक्चर में जेंडर स्टडीज के एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अगर आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या लेक्चरर जेंडर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए इक्वली मुफीद हैं। अगर आप लेक्चर सोशियोलॉजी, लेक्चर सोशल वर्क, या सीएसएस की जेंडर स्टडीज की तैयारी कर जा रहे हैं पेपर की, तो ये लेक्चर्स आपके लिए इक्वली, जो मैं लेक्चर सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, this series is equally beneficial for CSS aspirant as well who are opting the subject of gender studies। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। मैं आने वाले लेक्चर में जेंडर स्टडीज के एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अल्लाह के बाद तब तक दीजिए इजाजत।